से पीसेफ एक ऐसी संस्था है जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। और आज वो आप सभी के लिए एक हाइजीन के ऊपर महिलाओं के लिए स्पेशली क्या क्या डिफरेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। और कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर करें। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस कॉल पे। जैसा कि संदीप ने कहा कि आप खुद को म्यूट पे रख सकते हैं। वीडियो अगर चालू कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कैमरा आपकी फेस की तरफ हो। एंड बाकी अभी सांची मैम आगे आपको बताएंगे। यस सांची, ओवर टू यू। या हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बड़े मजे में। ओ, बड़े मजे में। अच्छा लगा सुन के। और आपकी क्या चल रहा है? स्माइल आप अच्छी लोग है। कहाँ कहाँ से हैं? आपकी थैंक स्माइल यू, अच्छी है। थैंक यू सो मच। मैं वीरा। जी, हम लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं या एक ही जगह से हैं? अलग अलग। मैं नाला सुपर ओके, विरार से, ठीक है। बॉम्बे। ओ, ओके। ठीक है। सभी को हिंदी समझ में आती है, राइट? यस मैम। ओके, परफेक्टली फाइन। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोग मुझे एक बार बस थम्स अप करके बताइए। कैन यू होस्ट, कैन यू प्लीज गिव मी एन एक्सेस टू शेयर द स्क्रीन? या डन। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, सो मैं पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ कि मैं सांची, मेरा नाम सांची है और मैं हक से पीरियड ऑफ पी सेफ से आपके तरफ एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशन, जैसे डॉक्टर पल्लवी जी ने कहा कि हम लोग माहवारी पर बातचीत करेंगे। तो पी सेफ और रहो सेफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि पी सेफ और रहो सेफ एक हाइजीन ब्रांड्स है। हम लोगों ने 2013 में स्टार्ट किया था, जहाँ पे एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था जिसका नाम है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स। जैसे बहुत सी महिलाएं जब कॉमन टॉयलेट यूज करती है तो उनके चांसेस यूटीआईज मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कोई भी महिला अगर बाहर कोई भी महिलाएं अगर कॉमन टॉयलेट अगर यूज करती है तो इसीलिए हम लोगों ने टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स लॉन्च किया था। एंड अभी हमारे यहाँ अराउंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेंस्ट्रुअल मतलब माहवारी के दौरान यूज करने वाले और कोविड इसेंशियल प्रोडक्ट्स। आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस ओवर देयर। क्या आप सब लोग म्यूट पर रहेंगे? या ओके, थैंक यू। तो वैसे ही पी सेफ और रहो सेफ में अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो महामारी के लिए और कोविड में जो भी प्रोडक्ट्स हमें लगते हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर, मास्क और बाकी सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और ये सारे इन सारों का ये सारा इसी के साथ हमने एक रहो सेफ एक ब्रांड है जो लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारी महिलाएं, हमारे देश में आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें महामारी के दौरान यूज करने के लिए पैड्स भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी ही महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करके देने का काम अभी हम लोग अंडर हक से पीरियड एक हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सी महिलाओं को वहाँ पे पैड्स अवेलेबल करके दिए हैं। बहुत सी महिलाओं को
हमने एजुकेशन दिया है। जैसे आज हम लोग मिल रहे हैं, वैसे ही बहुत सी महिलाओं को हम लोग हर रोज मिलते हैं, और अराउंड बहुत 500 million पीपल्स को हम लोगों ने पूरे देश में ट्रेनिंग्स दिए हैं, एजुकेशन सेशन दिया है, तो और सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल करके दिए हैं। तो ये सच में अगर हो पाया है तो हमारे कोलैबोरेटर्स की हेल्प से, जैसे हम लोगों ने आज डीजी स्वास्थ्य से कोलैबोरेट किया, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम लोग आप लोग से जुड़ पाते हैं, मिल सकते हैं, तो और इन्हें एजुकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे कोलैबोरेटर्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सो हम लोग जिस काम पर कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं वो है एम्पावर करना, महिलाओं को एम्पावर करना, उन्हें एम्पैथाइज करना, उन्हें एजुकेशन देना, हाइजीन के बारे में बताना, और वॉलंटियरशिप इंक्रीज करना, बढ़ाना। वॉलंटियरशिप इन द सेंस, अगर आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि आप और 2 महिलाओं से, 4 महिलाओं से ये सब बातें पहुंचाएं, उन महिलाओं तक ये सारी बातें पहुंचाएं, ताकि हम लोग महामारी के लिए बातचीत हो सके, महामारी के बारे में बातचीत हो सके, और बहुत सी महिलाएं जागरूक हो सके। सो इस चीज पर हम लोग बातें करते हैं। और ओके, तो एक हम लोग जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का ग्रुप मुझे दिख रहा है, वहां पे हम लोग एक गेम खेलेंगे, ठीक है? मुझे आप लोगों से इंटरैक्टिव चाहिए है, आप भी मुझसे कुछ बात कर सकते हैं और मैं भी आपसे कुछ बात कर सकूं, ठीक है? तो हम लोग एक इंटरैक्टिव गेम खेलेंगे। यहाँ पे पेन और पेपर का जरूरत होती है, लेकिन आज हम लोग यूज नहीं करके, हम लोग 1-on-1 एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आप लोग मुझे एक बार बताइए, जो भी कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहेगा हमारे गेम्स में? यस, ओके, थैंक यू सो मच। क्या मैं आप लोग करूँ? मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आप लोग, तो क्या आप मुझे देख सकते हैं? आप मुझे, आवाज ब्रेक हो रही है मैम। ओके, है? क्या आप लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं? यस। ओके, थैंक यू। तो सेंटर से जो भी लोग हैं, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? यस और नो? सेंटर से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। यस नो, यस और नो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सेंटर से, टेलीमेडिसिन सेंटर से जो लोग ज्वाइन हुए हैं? डॉक्टर पल्लवी, हमारे यहाँ से वहां पे कौन अवेलेबल है? हेलो, मेरा आवाज आप तक पहुंच पा रहा है? हमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा इसमें, इसीलिए मुझे आपसे बात करना है। हाय सांची, दिस इज संतोष हियर। हाय। हाँ हाय। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी बराबर आवाज आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं आपको अच्छे से। यू कैन कंटिन्यू। तो मुझे भी उनसे बात करनी होगी, तो आप अनम्यूट रखे तो भी चलेगा। तो 1-on-1 कोई भी आप लोगों में से कोई भी हमें हम लोग एक गेम खेलेंगे, ठीक है? आप लोग उसको एक एक करके, वहां से जो डीएस की टीम होगी वो आपको हाथ ऊपर करना है, और एक एक करके जहां से डीएस की टीम आपको पूछेंगे कि आपको बात करनी है, तब जाकर आप बात करोगे, ठीक है? बात ऐसी करनी है, या थैंक यू। बात ऐसी करनी है कि अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे, ठीक है? आप में से हर किसी को एक एक बॉडी पार्ट का नाम बताना है। फिर वो हेयर्स हो सकता है, बाल हो सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में आपको बताना है
हिंदी में या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आपको इंग्लिश पता हो तो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो, जैसे नोज, आईज, हेयर्स, ऐसे एक एक नाम बताने हैं। ठीक है, स्टार्ट Okay, करेंगे? got it. यस और नो? Yeah, of course. Just wait 1 minute. We will start then. ओके। Yeah. Some audience are coming, so wait 1 minute. या और बाकी जो इंडिविजुअली आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट में यहाँ पर चैट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं एक एक बॉडी पार्ट का नेम, जो भी आपको पता है। और ये ध्यान रखिए कि आपको वो नेम रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नया नाम बताना है। अगर किसी ने आइस बताया तो आपको कुछ अलग सा नाम बताना है। Okay, just आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट हमें टाइम चाहिए, कुछ लोग और आए, मैं उनको जरा सेटल करा दूं। ओके, Okay. ठीक है, नो प्रॉब्लम। या सो जो लोग इंडिविजुअली ज्वाइन किए हैं वो लोग बताइए, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। कोई है जो आप हमें बता पाएगा, कोई भी नाम? जी शोभना जी, मैं आपको देख पा रही हूँ, क्या आप बता पाएंगे? या Yes, ma'am. Face. ओके, फेस, या और Head. हेड, लेग। ओके, चैट बॉक्स में भी हमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं। हैंड, नोज। अभी ये Eyes. सारे नेम ना रिपीट नहीं करने हैं, हमारे बॉडी में इतनी सारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो अभी जो नाम हो जा रहे हैं वो आप रिपीट ना करें। ओके, लंग्स और Ears. हाँ जी, ईयर्स और Neck. जी Neck. नेक। या आई कैन Chest. सी काजल, अनु और रामपा, संदीप, Chest. सोनू, आप लोग भी Ma'am. हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Chest. यस, हेलो सांची, वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोग बताइए कि आपको कौन से बॉडी पार्ट्स के नेम पता है, नाम पता है? कोई भी हाथ उठा के बता सकता है, पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसको हाथ उठा के बोलो। हाँ हाँ, हाथ उठाइए या बताइए। बताइए। हाँ, जो भी आपको आता है, मास्क हटा के आप बोल सकते हैं ताकि समझ में आए। तेज तेज लाउड, शर्माओ मत। नोज, आई, हैंड, लिप्स। ओके सुन पा ओके, रही ठीक हैं है। आप? यस, आई कैन हियर देम। या और और ओके, थैंक यू। और कौन और कोई बैठ जाइए। यस, फिंगर हमें किसी ने चैट बॉक्स में बताया, फिंगर। Stomach. यस, स्टमक। और Chest. सेंटर से और कोई? या फेस, ब्रेन, या आप इंटरनल ऑर्गन्स भी बता सकते हो अगर आपको पता हो तो। ब्रेस्ट, यस। और जल्दी जल्दी बताइए, हमारे पास बहुत कुछ हमें बातचीत करनी है। Internal organ में uterus आता है ना मैम? यस, यूट्रस आता है। Yes. और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। ओके, ठीक है।
फेफड़े, फेफड़े जी लंग्स ले और ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम लोगों ने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे खुद के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी नहीं पता होता, और उन्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी के लिए हम लोग खुद जागरूक रहे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बस इसीलिए था। प्यूबर्टी मतलब कि यौवनावस्था होती है। अगर कोई स्कूल जाता होगा तो उन्हें शायद ये इंग्लिश में पढ़ना आता हो, बट अगर कोई स्कूल में नहीं जाते हैं या फिर जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आता है, मैं उनके लिए हिंदी में भी वर्ड्स यूज करूंगी, चलेगा? ठीक है, तो प्यूबर्टी मतलब कि यौवनावस्था एक ऐसा फेज होता है लाइफ का, हर एक की जिंदगी में ये फेज आता है। एक एज ग्रुप होता है, वो एज ग्रुप में ये एज ग्रुप में ऐसा ये सब बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, और फेस में चेंजेस आना, हमारी हाइट बढ़ना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों पर, अंगों पर, हमारे अंगों पर बाल आना। बहुत मेजर चेंज जो है वो चेंज है कि महिलाओं में, ज्यादातर महिलाओं में माहवारी का शुरू होना, ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं और इसे कहते हैं यौवनावस्था। ठीक है, इसे कहते हैं प्यूबर्टी, इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी। और जैसे कि ह्यूमन फीमेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग भागों में, इनका लाइफ अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। माहवारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनको अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनकी लाइफ को अच्छी तरीके से, ये मेंस्ट्रुएशन फेज को अच्छी तरीके से समझने के लिए। मेनार्क एक ऐसा फेज होता है जब बच्ची को या महिला को पहली बार माहवारी आती है, उसे कहा जाता है मेनार्क, जो सबसे पहली बार माहवारी आना शुरू होता है। जैसे माहवारी आने का एक सही एज होता है 9 to 18, 9 साल से 18 साल तक महिलाओं को कभी भी माहवारी आना शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर 3-4 लेडीज है, 3-4 महिलाएं हैं तो सारी 3-4 महिलाओं को 12 साल की उम्र में ही या 10 साल की उम्र में ही या फिर 18 साल की उम्र में ही माहवारी आएगा। हर एक महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक को माहवारी आना भी अलग अलग एज ग्रुप में शुरू होता है। जैसे माहवारी आने का एक एज ग्रुप होता है, माहवारी रुकने का भी एज ग्रुप होता है, इसे कहा जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जो महिलाओं का एज ग्रुप, इनका एज अगर 40 से अबव, 40 to 50 अगर उनका एज ग्रुप है तो उस दौरान माहवारी आना बंद हो सकता है। और ये हर एक एज ग्रुप का, जैसे माहवारी आने का एज ग्रुप अलग अलग है, वैसे ही माहवारी जाने का, खत्म होने का, बंद होने का भी एक अलग सा एज ग्रुप है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, जब माहवारी आना बंद होता है उसे कहा जाता है मेनोपॉज। जब सबसे आखिरी मेंस्ट्रुएशन, सबसे आखिरी पीरियड, सबसे आखिरी माहवारी आती है, उसे कहा जाता है मेनोपॉज। तो जैसे अभी किसी ने कहा था यूट्रस, तो यूट्रस को कहते हैं गर्भाशय, हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। हिंदी में और बहुत सारे नाम होते हैं, एक नाम जो बहुत लोकली हम लोग यूज करते हैं वो है बच्चादानी। ठीक है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड। तो ये होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, जो अगर स्कूल में अगर किसी ने देखा होगा, हमारे स्कूल के बुक्स में भी ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये यूट्रस होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये 2 वाइट कलर के जो आपको सैक मतलब कि ऐसे बॉल्स टाइप कुछ दिख रहा होगा, इसे कहते हैं ओवरी या फिर अंडाशय। अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक नलिका होती है। ठीक है, इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस ओवरी जो है, अंडाशय जो है, अंडाशय में बहुत सारे अंडे होते हैं। अब अंडे मतलब कि स्त्री बीज, अंडे को एक अलग सा नाम है जिसे कहते हैं स्त्री बीज। महिलाओं के शरीर में स्त्री बीज होती है और पुरुषों के शरीर में पुरुष बीज होता है। ठीक है, महिलाओं के शरीर में जो स्त्री बीज होती है, वो सारे स्त्री बीज ये 2 बॉल्स में मतलब कि अंडाशय में स्टोर रहते हैं और वो एक एक करके डेवलप होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, उसका मैच्योर होते जाते हैं। से अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहो तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ते जाती है। तो जैसे ही मैच्योरिटी बढ़ते जाएगी, वो यहाँ से ट्रैवल करके गर्भाशय में आएगा और सारी प्रोसेस हम लोग आगे भी देखते हैं। ठीक है, आगे भी देखेंगे। तो ये यूट्रस है, ये अंडाशय है, ये इन दोनों को जोड़ने वाली नलिका है। और
यूट्रस मतलब कि गर्भाशय के नीचे सर्विक्स होता है, जो एक जंक्शन टाइप होता है। जैसे अगर योनि आपने सुना होगा नाम, वजाइना आपने सुना होगा नाम, तो वजाइना और यूट्रस, योनि और गर्भाशय को जोड़ने वाला एक आप कह सकते हो जंक्शन टाइप होता है, जिसे और एक नाम है सर्विक्स। ठीक है, ये अलग सा होता है, इसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। इन सारों को जोड़कर, इन सब सारे ऑर्गन्स को जोड़कर, इन सारे आप कह सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स को जोड़कर एक सिस्टम बनता है, जिसे कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि महिलाओं की प्रजनन प्रक्रिया, प्रजनन सिस्टम जिसे कहा जाएगा। सॉरी, मुझे हिंदी में वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इससे कह सकते हो आप। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनता है, जिससे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा सक्रिय करने में, अच्छी तरीके से चलाने में, ये सारे ऑर्गन्स कोलैबोरेटिवली साथ में काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको माहवारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में क्या क्या पता है? क्या आप क्या जानते हो और आपके विचार क्या है इस बारे में? तो क्या आप बता पाएंगे कोई भी? यस मैम। या बताइए। पीरियड्स के बारे में बताना है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आप क्या जानते हो, आपके क्या विचार है इस बारे में? आप कुछ भी बात कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, बता रहे हैं जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मेंसेस वह प्रोसेस है जो बोलो मैम, मेंसेस वह प्रोसेस है जो ये हमारे अंदर प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। जो मतलब लड़कियों में स्टार्टिंग पहले तो होता था, मतलब गर्ल्स जो होती थी वो 16 से 17 साल में मतलब मेंसेस स्टार्ट होते थे, लेकिन अब की जनरेशन में हमें मेंसेस मतलब देखने को मिलते हैं 12 से 13 साल में जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारी फर्स्ट प्यूबर्टी को मतलब इंडिकेट करती है। और मतलब मेंसेस का आना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, जो हर एक मतलब फीमेल औरत के अंदर आना ही चाहिए, जो 28 डे के साइकिल पे आता है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे अच्छी बातें भी बताई है। हम लोग इस पर और बातचीत करेंगे। और कोई जिन्हें माहवारी के बारे में और कुछ पता हो जो हमें हमारे साथ बात करना चाहो आज? आपको जो भी पता है कुछ भी बता सकते हैं। जी बताइए शोभना जी। ये कई कई बच्चियों को 5 दिन तक आता है, कई को 7 दिन तक आता है, कई को कंटिन्यू रहता है। तो उसके लिए उनको जानकारी देनी चाहिए मम्मी डैडी को, और उसका इलाज करना चाहिए कंटिन्यूली, अगर 10 दिन से ज्यादा हो रहा है तो। जी बिल्कुल। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? बोलो। कुछ भी बता सकते हैं। हाँ जी बताइए। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा सामने आकर बात करेंगे अगर बात कर रहे हैं तो? बताना चाहेंगे आप? पूजा आ जाइए, बताइए कुछ भी, जो भी आप जानती हो इसके बारे में। क्या है पीरियड्स, क्या है माहवारी में, क्या होता है? कुछ भी बोलना चाहती है तो बोल सकती है, कोई भी जन आके बोल सकती है। और कोई जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कुछ कहना है? ओके, तो हम लोग जान लेते हैं माहवारी क्या होता है। माहवारी के दौरान हम लोग सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे अराउंड मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, पीरियड्स, इसके बारे में हर कुछ चीज़ हम लोग आज बातचीत करेंगे। और मैं चाहूँगी कि ग्रुप में जो सब एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं वो लोग हमसे जो भी चीज़ आपके अंदर हो,
आप पूछना चाहते हो लेकिन किसी से बात नहीं कर पाए हो आज तक, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे तक आप वो बात पहुंचा सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो माहवारी, किसी को कुछ कहना है? ओके, माहवारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में जो साइक्लिक फॉर्म में चलता है। साइक्लिक फॉर्म में मतलब कि जैसे एक चीज अगर हो रही हो तो वो कंटिन्यू कुछ दिनों के बाद फिर से अगर वो होता है, कुछ दिनों के बाद फिर से अगर वो होता है, ऐसी साइकिल चलती जा रही हो तो उसे साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक या फिर माहवारी या फिर मासिक ऐसा नाम है जो मेंस्ट्रुएशंस के लिए दिया गया हो। महिलाओं के शरीर में से अगर कोई खून बहता है, किसी दौरान अगर खून बह रहा है तो उसे माहवारी कहा जाता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस में होते रहता है, तो इसीलिए उसे मासिक चक्र या फिर माहवारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सिर्फ हमारे अंडाशय और गर्भाशय तक सीमित नहीं होती है, ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे ब्रेन से। अब कैसे? तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे हार्मोन्स कहा जाता है, आप उसे नॉर्मल लैंग्वेज में केमिकल्स कह सकते हो। हार्मोन्स की वजह से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपली अगर समझ में आता हो तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्लैंड होता है जहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स जाकर अंडाशय पर इफेक्ट करते हैं। अंडाशय में से अंडे जैसे मैंने अब बताया मच्योर होते जाते हैं। वो मच्योर हुए अंडे यूट्रस तक जाता है और फिर यूट्रस से वो प्रोसेस पूरी अगर वो फलित नहीं होता तो वो बाहर की ओर निकल आता है, और अगर फलित हो गया हो तो प्रेगनेंसी ऑकर होती है और 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। और अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट वीक में वो सारी परत और अंडा योनि द्वारा बाहर खून के फॉर्म में वो बाहर निकल आता है। और वही सिग्नल्स अगर ये बाहर निकल आता है, खून और अंडा अगर बाहर निकल आता है तो वही सिग्नल्स फिर से, जैसे आपको ये एरो अगर दिख रहा हो तो वही केमिकल्स फिर से जाकर ब्रेन में ये सिग्नल्स देते हैं कि हमारी माहवारी अभी बंद हो चुकी है, अभी हमें फिर से वो अंडा ग्रो करने की, मैच्योर करने की प्रोसेस हमें फिर से स्टार्ट करनी होगी। तो ऐसे वो साइक्लिक मैनर में, साइकिल में चलते रहता है। ठीक है, तो इस साइकिल को अच्छी तरीके से, ये तो मैंने ब्रीफ में बताया, इस साइकिल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में विभाजित करके समझ लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो मतलब नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे किसी ने अभी बताया था 28 दिन की होती है, तो क्या हर किसी के लिए वो 28 दिन की होती है? आप ऐसे बता सकते हो, यस और नो। नहीं। आप ओके, टेलीमेडिसिन सेंटर से आप लोग कुछ रिवर्ट करना चाहोगे, आप कुछ रिप्लाई करना चाहोगे? आपकी माहवारी क्या 28 दिन की रेगुलर सिर्फ 28 दिन की होती है या हर महिलाओं के लिए अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग मैम। ओके, तो क्या कोई बता पाएगा वो क्यों अलग अलग होते हैं? उनकी तबीयत के ऊपर डिपेंड है ना मैम। ओके, डिपेंड हार्मोन पे डिपेंड करता है। यस। ओके, हार्मोन्स पर डिपेंड होता है, उनके तबीयत पर डिपेंड होता है, और हीमोग्लोबिन पे। ओके, ओके, और
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हमने अभी बात किया कि सिर्फ 28 दिन की माहवारी नहीं होती, हर महिलाओं के लिए माहवारी के दिन अलग अलग होते हैं। अब वो क्यों होते हैं हम लोग नॉर्मली छोटे मोटे से एग्जाम्पल्स लेकर बातचीत करेंगे। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, या तो आप जो टेलीमेडिसिन सेंटर पे हैं, आप लोग ना एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ठीक है? सबने अपने हाथ ऐसे कर लीजिए सामने, ऐसे मुट्ठी कर लीजिए, ऐसी मतलब कि अंगूठा आपका बाहर हो, ठीक है? अब ये अंगूठा आपको अपने पेट पर रखना है, इस तरीके से ऐसे रखना है। अब कैसे मैं बताती हूँ। आपको नाभि पता है, बेली बटन नाभि, यस। है ना? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नाभि है, ठीक है? ये आपकी नाभि है, तो आपको यहाँ पे ऐसी उंगली रखनी है। ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है आपका, नाभि के ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे सीधी तरीके से देखो आपकी मुट्ठी कहाँ है, देखो कहाँ है, ऐसे करके देखिए। समझ आया कहाँ पे है आपकी मुट्ठी? अब जहां पर आपकी ये मुट्ठी है ना, आपने करके देखा, नाभि यहाँ है, नाभि के ऊपर ये ऐसी उंगली रखिए और ऐसे ऐसे एक बार ये जो मुट्ठी है, मुट्ठी का पोर्शन जहां पर भी है, वहां पे आपका यूट्रस है, वहां पे आपका गर्भाशय है, पता है आपको? और Yes, आपके ma'am. गर्भाशय की साइज कितनी है, कितनी होती है गर्भाशय की साइज आपको पता है? आपकी जो मुट्ठी का जितना मुट्ठी का साइज जो- होगा, उतने। आपकी मुट्ठी का जो साइज होगा उतना साइज आपके गर्भाशय का। अब आपके बाजू में जो बैठे हैं, जो ग्रुप में बैठे हैं, आपके बाजू में जो बैठे हैं, उनसे चेक कीजिए क्या आप दोनों की मुट्ठी सेम साइज की है या डिफरेंट साइज की है। चेक कीजिए, ऐसे ऐसे करके चेक कीजिए, सेम साइज है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है, राइट? तो इसीलिए सबके यूट्रस का साइज भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है? आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। माहवारी पर जो और चीजें अफेक्ट करती है वो होती है कि आपका खान पान किस तरीके से है। बहुत सी महिलाएं घर पे ही रहती है, बहुत सी महिलाएं बाहर ऑफिस जाती है, बहुत सी महिलाएं सिर्फ घर का काम करती है, बहुत सी महिलाएं स्पोर्ट्स भी खेलती है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू उनके एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका डेली रूटीन, हर कुछ चेंज अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर किसी की माहवारी अलग अलग होती है, अलग अलग डेट की होती है, ठीक है? डेज की होती है, मतलब जैसे किसी को 28 डेज, किसी को 25 डेज, रेगुलरली अगर 25 डेज से अगर आपको आ रहा है तो आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हुए। अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स 30 डेज के बाद, 32 डेज के बाद रेगुलर 32 डेज के इंटरवल में आ रहा है तो वो आपके बॉडी के लिए नॉर्मल है। तो अगर हमें ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन का जो पूरा फेज है, हमें अगर समझ लेना हो तो हम उसे एक महीने में डिवाइड करके देखते हैं। अब एक हफ्ते, राइट? और हमारे पास है 4 फेजेस, तो हम लोग 4 फेजेस, मतलब कि ये 4 अलग अलग प्रक्रियाएं जो आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये जो 4 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ये 4 अलग अलग प्रक्रियाएं हम सोचेंगे कि एक हफ्ते में ये सारी प्रक्रिया होती है, वो दूसरे हफ्ते में वो प्रक्रिया होती है, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके एक एक हफ्ता समझ लेंगे। जैसे कि अब समझिए, मेरी माहवारी कल आकर खत्म हुई है और आज का मेरा मासिक चक्र का पहला दिन। पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं, माहवारी और मासिक चक्र 2 अलग अलग चीजें होती है या सेम चीजें होती है? बताइए, मासिक चक्र और माहवारी सेम होती है या डिफरेंट होती है? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा, बताइए।
जी, आप लोग खुद को अनम्यूट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। माहवारी और मासिक चक्र, और मैं फिर से एक बार पूछती हूँ, माहवारी या और मासिक चक्र, या ये दोनों चीजें एक होती हैं या अलग अलग होती है? बताइए। जो भी आप जो भी समझते हो, आपको जो भी लगता है आप खुले में बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सही है डर की वजह से आप बोल पा रहे हो, ऐसी हिचक आप ना रखिए। हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं आज। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो भी इंडिविजुअली जो लोग ज्वाइन किए हैं, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि माहवारी मासिक चक्र सेम है या डिफरेंट है? ओके, इमार अलवार ने कहा है कि एक ही है। ओके, और बाकी लोग भी बता सकते हैं जो टेलीमेडिसिन सेंटर पे है। आप देखिए, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा ही सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, उतना ज्यादा आप घर ले जा पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप घबराइए मत, ये बिल्कुल सेफ जगह है। यहाँ पे आप जो भी आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। और हम अभी काफी शुक्रगुजार है कि सांची जी यहाँ पे आके बता रही है हमें, ये सब डिटेल्स दिखा रही है, जो स्लाइड्स है, जो प्रेजेंटेशन है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप इसका पूरा अच्छे से बेनिफिट उठाइए। अगर आप हाथ रेज करके बताना चाहते हैं कुछ जो आपको लगता है डिफरेंस है या आपको नहीं पता, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। थैंक यू सो मच। टेलीमेडिसिन सेंटर पे कुछ अच्छा, कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है शायद। अच्छा, ओके, जब तक वो लोग सेटल हो जाते हैं, आप लोग जो सामने बैठे हैं वो हमें बता सकते हैं। अच्छा, आप अगर आपकी आवाज़ ना पहुंच रही हो तो आप हमें ऐसे बता सकते हो, सेम है या डिफरेंट है? बताइए। सेम है। ओके, सेम है। और किसी को कोई और कुछ कहना है? और किसी को कुछ बताना है, सेम है या डिफरेंट है? ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो Yes, मासिक चक्र, ओके, बहुत से लोगों ने हमें बोला कि एक ही है, लेकिन मासिक चक्र और माहवारी दो अलग अलग चीजें होती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। मासिक चक्र, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक चीज जो रिपीट हो रही हो, एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो, उसे साइकिल कहते हैं और चक्र कहते हैं, राइट? तो मासिक चक्र मतलब कि पूरा 28 दिन की साइकिल या फिर 30 दिन की साइकिल हर एक महिलाओं के शरीर पर डिपेंड करती है, जैसे हमने अभी बात किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरा एग्जाम्पल देकर बात करूं तो मेरी 32 डेज की साइकिल है, ठीक है? तो 32 डेज में जितना भी 32 डेज की साइकिल है, 32 डेज के बाद में मेरी माहवारी आ रही है, तो वो हुई मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मासिक चक्र, ठीक है? माहवारी वो एक फेज होता है जिस दौरान हमारे शरीर से खून का बहाव होता है, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स या फिर माहवारी, ठीक है? ये दो अलग अलग चीजें होती है, और मासिक चक्र का एक भाग होता है माहवारी, ठीक है? ये अलग अलग दो चीजें होती है, और बस आपको एक क्लियर थॉट के लिए आपको ये बता रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी बात किया था कि हम लोगों को मासिक चक्र का पूरी बायोलॉजी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग उसे 4 भागों में डिवाइड करके सीख लेंगे। अब 4 भाग इसलिए क्योंकि एक महीने में, अगर हम लोग नॉर्मली एक महीना अगर पकड़ रहे हैं तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, इसलिए हम लोग इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब पहले हफ्ते में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। ये है यूट्रस, गर्भाशय, ये है अंडाशय, और ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है? तो ये अंडाशय के अंदर होते हैं बहुत सारे अंडे, मतलब कि स्त्री बीज।
अंडा को ही स्त्री बीज कहा जाता है। महिलाओं में स्त्री बीज होती है, पुरुषों में पुरुष बीज होता है। महिलाओं के अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं, स्त्री बीज होते हैं, जो 1 या 2 हर महीने सिलेक्ट होते हैं। ऐसे सिलेक्ट इन द सेंस, वो मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ पाओ। इसमें से कोई एक अंडा सिलेक्ट होता है, 1 या 2 हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक अंडा सिलेक्ट होता है। फिर उसके ऊपर परत बनते जाती है। जैसे कि एक अगर अंडा हो, उसके ऊपर परत बनते जाती है। उसकी साइज थोड़ी सी, जैसे तो अंडा तो हमारी आंखों से, एक तो ओवरी इतनी होती है, छोटी सी होती है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, मिलियंस ऑफ अंडे होते हैं, और वो सारे अंडे एक ही इतने से कॉम्पैक्ट नेचर में होते हैं, और जो हमें आंखों से नहीं दिख पाते हैं। उसके लिए अलग अलग मशीन्स होती है जिससे वो देखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आंखों से नहीं देख पाते। वो बहुत छोटे होते हैं और उसके ऊपर परत बनते जाती है। उन पर परत बनने के बाद पहले हफ्ते में वो परत बनते जाती है, और दूसरे हफ्ते में, ये जब दूसरा हफ्ता आता है, दूसरे हफ्ते में जैसे आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, यहाँ से अंडा ट्रैवल करके वो फेलोपियन ट्यूब में आ गया है। वो सेकेंड वीक में ट्रैवल करता है अंडाशय से गर्भाशय तक, और वो भी फेलोपियन ट्यूब जो उसे नलिका जो जोड़े रखती है उस वहां से। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये रेड डॉट मतलब कि स्त्री बीज, ये गर्भाशय के बीचों बीच आ गया, ठीक है, गर्भाशय के अंदर आ गया है। और ये जो परत है, ये आपको रेड कलर की मोटी सी परत दिख रही है, ये रेड कलर की जो मोटी सी परत है, इसे ब्लड बेड्स कहा जाता है। ब्लड बेड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अंडा या फिर स्त्री बीच में आ गया है, यूट्रस के बीच में आ गया है, उसको न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन देने का काम ये करती है। अब इसे न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होती है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, ये तीसरे हफ्ते में 2 पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये तीसरा हफ्ते के पॉसिबिलिटीज मतलब कि पहली पॉसिबिलिटीज अगर हम लोग देखें, तो अगर यहाँ पे ये स्त्री बीज जहाँ पे हैं, वहां पे अगर महिला और पुरुष संपर्क में आते हैं, और पुरुष बीज अगर यूट्रस में गर्भाशय में एंटर करता है, तो ये अंडा फलित होकर उसको एक बच्चे का रूपांतर होता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है 9 महीने तक, और 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अगर ये 3rd वीक में, अगर ये तीसरे हफ्ते में यहाँ पर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया हो, अगर ये अंडा फलित हो गया हो, तब जाकर 9 महीने तक यहाँ पर इस बच्चादानी में बच्चा बढ़ेगा, पलेगा, ठीक है। अगर ये बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए वहां को उसे न्यूट्रिशन की और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। इसीलिए वहां पे न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन की जो भी जरूरतें होती है, वो ये ब्लड बेड पूरा करता है। और ये ब्लड बेड जो है, ये उसे एक बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिशंस और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटेक्शन देता है, ताकि घर्षण ना हो, अंदर की तरफ फ्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो और प्रेगनेंसी के दौरान माहवारी नहीं आती, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान माहवारी नहीं आती, तो ये ब्लड बेड्स 9 महीने तक यहीं पर रहते हैं, ठीक है। ये ब्लड बेड्स 9 महीने तक यहीं पर रहते हैं। ये जो जमा हुआ खून है यहाँ पे, ये यहीं पर 9 महीने तक रहता है, और आपके बेबी को जो 9 महीने तक आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में पलेगा, उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और आप क्वेश्चंस की आंसर दे पाओ। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या यहाँ पर जो खून की परत बनी है, क्या ये खून की परत अच्छी है या बुरे हैं? कौन बता पाएगा? बोलिए। ओके, बुरे हैं। और यहाँ अच्छे टेलीमेडिसिन से बोल रही है अच्छे हैं कुछ। ओके, अच्छे हैं। और और बोल रही है अच्छे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा?
शायद किसी ने चैट बॉक्स में कुछ पुट अप किया है। ओके, अच्छे हैं, अच्छे हैं, ओके ओके। और बहुत से लोगों ने कहा अच्छे हैं, किसी ने कहा बुरे हैं। ओके, क्या कोई बता पाएगा कि ये अच्छे क्यों हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है ये अच्छे हैं? और अगर किसी ने कहा बुरे हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये बुरे हैं? कोई बता पाएंगे? आप लोग आपस में भी डिस्कस करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, साथ वाला जो इंसान है उसको भी लगता है कि अच्छे है बुरे है, आप डिस्कस करके बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साथ वालों को पूछ सकते हो कि उनको क्या लगता है। बताइए, जिन्होंने कहा अच्छे हैं क्या वो आप बता पाओगे? अच्छे इसलिए मैम हम्म, कि वो अंडाशय को बढ़ाते हैं ना। जी नहीं, अंडाशय को नहीं बढ़ाते हैं। ये जो खून की परत है, ये हाँ जी। ये जो खून की परत है, ये हाँ। बच्चा जो होता है 9 महीने तक जब बच्चा यहाँ पर रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, तो उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसीलिए शायद वो अच्छे हो सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय से तो ये अंडा बाहर आ गया है, यहाँ पर है, अभी गर्भाशय में है, ठीक है। यस यस। यस, तो ये एक चीज हो सकती है। अब ठीक है, अच्छा होने का एक कारण तो हमें मिल गया। अगर बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? ये जो ब्लड बेड्स हैं या फिर खून की परत है, ये अगर बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? आप कुछ बता पाएंगे? कुछ भी, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी, अगर आप बातचीत करना चाहो। टेलीमेडिसिन सेंटर से वहाँ पीछे से कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा, पीछे से कोई नहीं कह रहा है तो सामने वाले कुछ कह दीजिए। कुछ तो कहिए ना। ओके, और कोई कुछ कहना चाहते थे? शायद मेघा, आपने अनम्यूट किया था, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम, वो ब्लड बच्चे का प्रोटेक्शन करता है, वही बोलना था। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो ब्लड बेड्स होते हैं, ये ब्लड बेड्स मैं ये नहीं कहूँगी कि प्योर होते हैं या फिर इम्प्योर होते हैं, लेकिन ये ब्लड बेड्स अगर हमारे बच्चे को 9 महीने तक प्रोटेक्शन देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो शायद वो अच्छे ही होंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था, ये तीसरे हफ्ते में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी कि यहाँ पर अगर जैसे ये स्त्री बीज है, और स्त्री और पुरुष अगर ये हफ्ते में अगर कनेक्ट में आते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो अगर पुरुष बीज भी यहाँ पर अगर आता है तो ये अंडा फलित होगा और बच्चा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पुरुष बीज आया ही नहीं तो क्या यहाँ पर बच्चा बन पाएगा? नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मुझे दिख रहे हो। नहीं बन पाएगा। ओके, ठीक है। वहां से टेलीमेडिसिन सेंटर से सिर्फ एक सर हिला था, वो भी ऐसे, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके, ठीक है, यस नो ऐसे कर सकते हो, यस नो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, कूल। तो ये यहाँ पर अगर पुरुष बीज नहीं आता है तो क्या यहाँ पर बच्चा बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या बच्चा नहीं बन रहा है तो क्या यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन की कोई जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो इसीलिए यही खून की परत, ठीक है, ये जो यही खून की परत है, यही खून की परत चौथे हफ्ते में, 4th वीक में, ये माहवारी का खून बनकर बाहर आता है। ठीक है, समझे? अब ये माहवारी का खून बनकर जब बाहर आ रहा है, तो अब मुझे बताइए, माहवारी का खून अच्छा है या बुरा है?
बुरा है, बुरा है। बुरा है, ओके। और कोई क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से अच्छा एक है बार ना? पूछूं मैं क्वेश्चन? यस यस, अच्छा क्वेश्चन पूछो। ओके, मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, स्त्री बीज है, पुरुष बीज अगर आया तो बच्चा होगा, पुरुष बीज अगर नहीं आया तो बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बच्चा नहीं होगा तो न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चा होगा तो यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन, ये ब्लड के जो लेयर बने हैं वो न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन देगा, राइट। अगर नहीं होता है तो नहीं देगा। अगर नहीं होता है तो उसी के सेकेंड वीक में, उसी के आगे वाला जो उसके वीक होगा, तो चौथे हफ्ते में वो पूरा ब्लड जो न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन देने वाला था, 9 महीने आपकी बॉडी में रहने वाला था, 9 महीने तक बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन देने वाला था, वही ब्लड अगर बाहर आ रहा है तो क्या ये ब्लड अच्छा है या बुरा है? हाँ देखा, देख लेगा सारा लोग, ठीक है दिखाओ देखा। सॉरी, कोई किसी ने तो अनम्यूट कर दिया और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी बताइए मेघा, आप अभी क्या कहते हैं? मैम मैं बोलना चाह रहा था थोड़ा सा। जी जी कहिए। मैं ये कह रहा था कि देखो, अगर बच्चा प्रोसेस में है जब तो ये ब्लेड अच्छा है, और अगर बच्चा नहीं है तो ये ब्लेड बेकार है। फिर ये अगर भाष्य में दिक्कत कर देगा। सॉरी, लास्ट सेंटेंस आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चा प्रोसेस में है, वो जो आप बता रहे हो कि बच्चा प्रोसेसिंग में है, अगर तब वो ब्लड रुका हुआ है तो बच्चे को न्यूट्रिशन देगा। और अगर ब्लड ऐसे ही रुक रहा है, बच्चा नहीं है, तो वो फिर ब्लड है जो दिक्कत करेगा। ओके ठीक है, आपका कहना हम लोग समझ गए। और किसी को कुछ कहना है इस पे? और किसी को कुछ लगता है? आपके थॉट्स क्या है इस पे? टेलीमेडिसिन सेंटर से कोई कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, कोई नहीं बता रहे। ओके ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, माहवारी के दौरान जो खून होता है वो यही खून है जो आपके बच्चे को 9 महीने तक न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दे रहा था। और अभी जब अगले हफ्ते में 9 महीने तक आपकी बॉडी में वो रहने वाला था, और अगले हफ्ते ही अगर वो बाहर आ रहा है, तो वो खून गंदा कैसे क्या हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता, राइट। लेकिन खून को बहुत, माहवारी के दौरान आने वाले खून को बहुत से लोग कहते हैं कि वो मैं आपको बताती हूँ, जब भी खून अगर हमारे उंगली से कटकर भी अगर खून बाहर आता है तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वो खून इम्प्योर हो जाता है जब वो हमारे शरीर से कट कर अगर बाहर आ रहा है तो, ठीक है। वो ब्लड नहीं जो हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं, वो ब्लड नहीं, ओके। तो वो ब्लड वो नहीं होता। जो हमारी उंगली कटकर अगर बाहर आता है तो वो ब्लड इम्प्योर होता है, हो जाता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में वो इम्प्योर नहीं होता। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब तक ये ब्लड है, जब तक ये यूट्रस में है, तब तक वो ब्लड प्योर ही है, अच्छा ही है, वो गंदा नहीं होता। जब हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आता है, ब्लड बाहर आने के बाद में फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैड्स यूज कर रहे हो
तो पैड के ऊपर वो सारा खून जमा हो जाता है, इकट्ठे एक जगह पर वो जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद में वो वहां पर बैक्टीरियाज का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बैक्टीरिया वहां पर हो गए, एक या दो भी बैक्टीरिया हो गए, तब जाकर वो खून इम्प्योर होता है। अगर वो ब्लड बाहर की किसी गैस से रिएक्ट करता है, तब जाकर वो खून इम्प्योर हो जाता है। वहां पर सिर्फ खून नहीं आता, महामारी के दौरान सिर्फ खून नहीं आता। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो वहां पे क्लम्स भी आते हैं, इतने बड़े गुठलियां जो कहते हैं, ब्लड की गुठलियां भी आती हैं, तो वो भी आते हैं। तो वो अगर एक जगह पर सारे जमा हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तब जाकर वो खून इम्प्योर हो जाता है। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट और अ सेकेंड वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है, इसीलिए उसे इम्प्योर कहते हैं। ताकि जब तक मतलब अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो इम्प्योर नहीं होता, महामारी का खून इम्प्योर नहीं होता, आपके बॉडी से बाहर आने के बाद में वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। ये एक अलग सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। महामारी का खून गंदा होता है या अच्छा होता है? वो खून अच्छा ही होता है। जब बाहर आता है, शरीर के बाहर आता है, तब जाकर वो अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, गैसेस से उसका इंटरेक्शन होता है, तब जाकर वो इम्प्योर हो सकता है, ठीक है, हो जाता है। शरीर के अंदर है तब तक वो अच्छा ही खून है। अभी तक हमने बायोलॉजी पढ़ी कि हमारे बॉडी में सारा चक्र किस तरीके से चलता है, ठीक है। ये चक्र में, ये 4 हफ्तों में किसी को कुछ प्रश्न पूछने, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना है कि ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, या फिर आपको कुछ ऐसे लगा जो मैंने कुछ गलत बताया हो, तो आप भी मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, कोई भी। कोई कुछ बोलना चाहता है टेलीमेडिसिन सेंटर से? या फिर एक काम करते हैं, अगर मंदाकिनी या संतोष जी वहाँ पे है, तो आप एवरी रो से आप पूछ सकते हैं एक एक करके। आप सब अब तक बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हम क्या कर सकते हैं इस सेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक हमारे एक पॉइंट पास बता और दीजिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें और है बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग और हाफ एन आवर और बातचीत करेंगे। हमारे पास और बहुत लंबा सा प्रेजेंटेशन है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आपको ये बायोलॉजी जो आपके बॉडी में ये जो पूरा हो रहा है, साइकिल चल रही है, जो आपको भी समझ आया हो या ना समझ आया हो, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना है किसी को? हाँ जी, बताइए। आप सबको समझ में आ गया बायोलॉजी? एक तो ये बात सब लोग शांत है, मतलब कि बात ये हो सकती है कि सबको सब कुछ समझ आ गया। सेकेंड ये हो सकता है कि किसी को कुछ नहीं समझ आया। अब आप बताइए क्या हुआ है वहां पे। चलिए एक एक पॉइंट बता दीजिए, सब लोग एक एक पॉइंट बता दीजिए, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, सेशन का कुछ फायदा हो रहा है। यस मैम, बता रहे हैं इधर से। ओके ओके, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे। पहले तो जब मेंसेस स्टार्ट हुए तो वो रेगुलरली आते थे, मतलब टाइमली आते थे, मतलब सब सही था। फिर मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो दवा हम खाने लगे। फिर मेरा मेंसेस कभी 2 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद ऐसे आता है। तो वो चीज मुझे क्लियर कर। ओके, तो क्या माहवारी मेंस्ट्रुएशंस आपके जो आते हैं वो किसी आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन की वजह से हुआ है, या फिर आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आपने बोला ये मेडिसिन की वजह से ये मेंस्ट्रुएशंस आपके डिस्टर्ब हो गए? नहीं मैम, ऐसा मुझे लगता है। और अब मुझे वोमिटिंग भी होती है और बहुत ज्यादा पेन भी होता है। ओके, तो पहले आपको ये सब नहीं होता था? नो मैम, पहले ये सब दिक्कत मुझे नहीं थी। क्या आपने कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया ये सब चीजों के बारे में? नो मैम, ऐसे ही। ओके, क्या आपने अपनी पीरियड को ट्रैक किया है कि आपका हर महीने की साइकिल, हर महीने में कितने दिनों बाद आपके माहवारी आती है?
मैम अप्रॉक्स तो 25 डेज गया। ओके, अप्रोक्सीमेट 25 डेज में आपको मेंस्ट्रुएशंस आते हैं, आपकी साइकिल 25 डेज की है। ओके, तो आपको ये करना होगा, एक तो सबसे पहले आप अपना साइकिल ट्रैक कीजिए, ठीक है। हर महीने जो डेज पर, फॉर एग्जांपल ये महीने 2 तारीख को आपकी साइकिल आ रही है, जैसे आपने कहा कि 25 डेज की साइकिल है, तो माइट भी आपको 27 डेट को मेंस्ट्रुएशंस आ जाए, आपके पीरियड्स आ जाए, राइट। तो आपको ये हर महीने के लिए ट्रैक करना है, मिनिमम 3 से 4 महीने। अगर ये दो या 3 महीनों में या 3 से 4 महीनों में आपको इरेगुलरिटी दिखती है, फॉर एग्जांपल 25 डेज के हैं और एकदम से 35 डेज हो रहे हैं, मतलब 10 डेज का गैप हो गया, 2 या 3 दिन का गैप हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। अगर 10 दिन का गैप हो रहा है तो वो कहीं तो आपको अपने शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बढ़ जाते हैं, आपकी आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अपने बॉडी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। 25 डेज, 25, 27 डेज, 30 डेज, 25 डेज, अगर इस तरीके से आपके साइकिल है, दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर आपके साइकिल्स में 30 डेज, फिर 45 डेज, फिर 30 डेज, फिर 20 डेज, अगर इस तरीके से गैप अगर आपको दिखता है, तो वो आपको बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपका पूरी तरीके से चेकअप करने के बाद आपको कुछ सलाह दे पाएंगे, ठीक है। आपको आपके ड्यूरिंग, ऐसा नहीं है कि माहवारी के दौरान ही खान पान अच्छा रखना चाहिए, आपको अपना रेगुलर डेज पर भी अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन सिर्फ 4-5 दिन के, 6 दिन के नहीं होते। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि पूरे दिन जो आप जिस दौरान आपका खून बहाव नहीं हो रहा हो, तभी भी आप अगर अपनी हेल्थ का अच्छी तरीके से ध्यान रख पा रहे हो, तब जाकर आपके मेंस्ट्रुएशंस रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा, आप अगर मेडिटेशन करते हो वो कीजिए, आप अगर अच्छी तरीके से कुछ गेम्स खेलते हो या फिर बॉडी एक्टिविटीज, योगा करते हो, जो भी कुछ करते हो, वो अगर रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, तो आपका मेंस्ट्रुएशंस भी अच्छी तरीके से रेगुलर हो जाते हैं। मैम डेज बस 2 या 3 डेज होते हैं, इससे अधिक नहीं। ओके, 2-3 डेज डिले होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होती है, राइट? नहीं मैम, आने का मतलब इतने दिन रहते हैं मैम। सॉरी, अच्छा 2 या 3 डेज ही आपको खून का बहाव होता है, फ्लो होता है। ओके, आपको हर महीने 2 या 3 दिन बहाव होता है? यस मैम। एवरी टाइम? ओके, तो हो सकता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि अगर आपको 2 या 3 दिन में ही आपका पूरा यूट्रस का जितनी भी लाइनिंग्स है वो एक साथ क्लियर हो जा रही हो, तो वो आपके बॉडी के लिए नॉर्मल हो, ये भी हो सकता है, राइट? तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, अगर हर महीने 2 या 3 दिन, 3 या 4 दिन में अगर आपके पीरियड्स आकर हो जा रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल। अगर एक ही दिन खून आ रहा है और दूसरे दिन आपको खून नहीं दिख रहा है, तो दैट इज एब नॉर्मल। वो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में पूरा यूट्रस क्लीन हो जाए, पूरे यूट्रस से खून बाहर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन अगर आपके मेंस्ट्रुएशंस है, तो आपको और हर महीने 2 या 3 दिन आपको मेंस्ट्रुएशंस आ रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल। ओके, या थैंक यू सो मच। ओके, सो किसी ने एक, आई एम सो सॉरी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था शायद। मैम मुझे पूछना है। जी पूछिए। हाँ जी। अगर किसी बच्ची को 2 या 3 महीने तक नहीं आती है, तो उसे मेडिसिन लेना जरूरी है? अगर डॉक्टर कहते हैं तो मेडिसिन ले, खुद होकर कभी भी कोई भी मेडिसिन ना ले। मैं बहुत सारी महिलाओं को ऐसे देखा है कि वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस अगर बहुत पेन हो रहा है, यस, नो घरेलू नुस्खे, दैट इज ऑल ओके। अगर आप कुछ नेचुरल चीजें अगर खा रही हो, दैट इज ऑल ओके। बट अगर मेडिसिन जिसमें केमिकल इंटेक ज्यादा हो रहा हो, तो वो शायद आपको आज इफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन आपके फ्यूचर में आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर सकता है। तो मेडिसिन कभी भी पेन के लिए, पेन अगर आप सहन कर सकते हो तो दैट इज नॉर्मल। माहवारी में आपको पेन होना, पेट में दुखना, आपके थाइज में दुखना, वो नॉर्मल होता है।
हर किसी को आता है, और वो नॉर्मल होता है जब तक आप सहन कर सकते हो। Yes. अगर आपके सहन शक्ति से बाहर अगर पेन जा रहा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है, और तभी मेडिसिन ले, अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहे हो तभी। विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन आप कभी भी मेडिसिन ना ले। हो सकता है आप जो भी मेडिसिन लो शायद आपके फ्यूचर में आपके बॉडी पर इफेक्ट करे, लेकिन ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि आपके किसी के भी साथ ऐसा ना हो, फ्यूचर में किसी की भी बॉडी पर बुरा इफेक्ट ना हो। इसीलिए जब भी मेडिसिन लेनी हो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू। 2 या 3 मंथ्स के बाद अगर मेंस्ट्रुएशंस आते हैं तो पहली बात तो ये है कि 1.5 महीना भी अगर मेंस्ट्रुएशंस लेट हो गए हो, फॉर एग्जांपल 30 डेज की साइकिल है और अगर आपको 45 डेज तक मेंस्ट्रुएशंस नहीं आते हो, तभी भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। दैट वुड नॉट बी एन इशू एट ऑल। तो आप बात कर सकते हो, डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं तभी भी। आगे बढ़े। यस। ओके, तो हमारी बॉडी में, महिलाओं की बॉडी में 2 पैरों के बीच में 3 होल्स होते हैं, ठीक है। पुरुषों की बॉडी में 2 होल्स होते हैं, महिलाओं की बॉडी में 3 होल्स होते हैं। अब ये 3 होल्स मतलब कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ क्या ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके कूल। तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहाँ पे एक छोटा होल आपको अगर दिख रहा हो, सो ये यूरिन पासेज के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से यूरिन पास होता है। ओके, ये जो एनिस है, यहाँ से फीकल मटेरियल बाहर आता है, ठीक है। ये और ये 2 होल्स हो गए। वजाइनल ओपनिंग सबसे मेन ओपनिंग और वाइडर ओपनिंग होता है, जिससे माहवारी का खून, वाइट डिस्चार्ज मतलब कि सफेद पानी, और प्रेगनेंसी के बाद में जो बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा जहां से निकलता है, वो ये वजाइनल ओपनिंग होता है, ठीक है। तो जहां से यूरिन आता है और जहां से माहवारी का खून आता है, ये दोनों जगह अलग अलग होती है, ठीक है। सो ये 3 होल्स अलग से होते हैं। अगर आपको आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप माहवारी के लिए यूज कर सकते हो। वो कैसे, किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन एक ऐसी चीज होती है जो वजाइनल ओपनिंग के अंदर इंसर्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, ताकि खून सारा सोख ले, खून सारा कलेक्ट कर ले और हम लोग फिर उसे बाहर निकाल कर उसे क्लीन करें। तो ये वजाइनल ओपनिंग के अंदर जाता है। और यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास होता है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल कप अगर यूज करते हैं तो यूरिन के लिए भी, यूरिन पासेज के लिए कोई दिक्कत नहीं आता है। कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे जब वाइट डिस्चार्ज की अगर बात हो रही है, तो वाइट डिस्चार्ज ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर माहवारी के पहले और माहवारी के बाद में माहवारी के बाद में आपको व्हाइट कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस आपके पैंटी पे अगर दिख रहा होगा, तो उसे कहा जाता है वाइट डिस्चार्ज। वो बहुत ज्यादा वाटरी होगा, बहुत ज्यादा पानी अगर होगा, जिस वजह से आपको खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, तो वो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद में आप अगर बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही हो तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद के शरीर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। सैनिटरी पैड्स होते हैं, माहवारी के दौरान आप पैड्स यूज कर सकते हो। रहोसिव पैड्स, ये जो पैड्स हैं आपको अभी मिस्टर संतोष और मंदाकिनी जी आपको वहां पर देंगे जो टेलीमेडिसिन सेंटर पे हैं। तो ये रहोसिव पैड्स होते हैं, उसको पैंटी पर इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। और बाहर वाले विंग्स बाहर की तरफ से टाई अप किया जाता है, उसका स्टिकर निकाल के उसको आप स्टिक कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली पैड्स कैसे यूज करते हैं बहुत सी महिलाओं को पता होगा। ये पैड्स जो है, इसके साथ में आपको ब्लैक कलर का एक पॉलीथीन बैग भी हर एक पैड के अंदर मिलेगा,
जिसमें अगर आप कोई भी पैड यूज कर रहे हो तो उसको वो पैकेट में अंदर डाल के उसको सील निकाल के उसको पैक करके फिर ही आपको बाहर फेंकना होगा, या फिर आपको जो भी गार्बेज में डस्टबिन में अगर डाल रहे हो तो उसको सील पैक करके ही डालें। ये बायोडिग्रेडेबल बैग इसीलिए दिया जाता है ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उसमें पैड्स में तो खून होता है और वो खून अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, इसीलिए वहाँ पे सील पैक वाला बैग दिया गया है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सैनिटरी पैड्स के बारे में। पैंटी लाइनर्स, जैसे मैंने वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताया, पैंटी लाइनर्स एक ऐसी चीज होती है जो पैड के जैसे ही होती है लेकिन बहुत छोटा साइज में होता है, पैड से छोटे साइज में। और जो आप वाइट डिस्चार्ज के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, अगर आपको वाइट स्टिकी सा सब्सटेंस अगर आपको दिखता है, अगर ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो तब आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हो ताकि आपका ड्रेस खराब ना हो वाइट डिस्चार्ज की वजह से। तो ये पैंटी लाइनर्स वाइट डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है। रीयूजेबल पैड्स कपड़े के नैपकिन्स होते हैं जो सैनिटरी पैड्स के जैसे ही यूज किया जाता है, बट यहाँ पे पैड्स को इसे बटन्स होती है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आप बटन यूज कर बटन्स को टाई कर सकते हो ऐसे, जैसे यहाँ दिखा है, यहाँ से बटन्स को टाई कर सकते हो। इसे यूज करने का तरीका जो होगा, आपको इसे यूज करने के बाद अच्छी तरीके से गर्म पानी में, गर्म और ठंडे पानी में वॉश करना है, अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसको धूप में सुखाना है, धूप में अच्छी तरीके से सूखने के बाद ही आप इसे रियूजेबल पैड्स को, जो कॉटन क्लॉथ पैड्स जो होते हैं, कपड़े के बने पैड्स जो होते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, टैम्पॉन्स एक ऐसी चीज होती है जो आपको अलग अलग साइजेस में, जैसे पैड्स अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, टैम्पॉन्स भी अलग अलग साइजेस में यूज होते हैं। इसे आपके शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और ये भी कॉटन के बने होते हैं। कॉटन के बने टैम्पॉन्स अंदर की तरफ इंसर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे एक थ्रेड होता है जो थ्रेड बाहर की तरफ रहेगा ताकि आप यूज करने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद अगर आप उसको रिमूव करते हो तो वो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड आपको यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो ये थ्रेड को खींचकर आप टैम्पॉन रिमूव कर सकते हो। ये वन टाइम यूज होते हैं। एक रियूजेबल टैम्पॉन्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए आपको शायद इसकी एक्सेसिबिलिटी ना मिले। तो टैम्पॉन्स अगर आप यूज करना चाहो तो ये टैम्पॉन्स भी यूज कर सकते हो। अब ये आया मेंस्ट्रुअल कप की बात। तो मेंस्ट्रुअल कप कुछ ओके, मैं आपको मेंस्ट्रुअल किस तरीके से दिखता है मैं वो भी बताऊंगी। पहले मेंस्ट्रुअल कप को टच करने से पहले, अगर आप यूज कर रहे हो कप, तो टच करने से पहले हाथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं। अलग अलग तरीके की फोल्ड्स होती है मेंस्ट्रुअल कप की, जो आप यूज करते वक्त खुद के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि कौन सा कप, कौन सा साइज आपके लिए इफेक्टिव होगा। मेंस्ट्रुअल कप की 3 अलग अलग साइजेस होती है। अंडर 18 के लिए, मतलब 18 के नीचे जिनका एज है उनके लिए साइज अलग होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। में जो 18 के ऊपर जिनका एज है और जिन्होंने वजाइन, मतलब जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, जिनकी सीजरीन हुई है, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, उनके लिए स्मॉल साइज कप होता है। और जो 18 प्लस है और जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, सीजरीन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनके लिए लार्ज साइज कप होता है। तो ये अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं कप के। तो मैं आपको एक डेमो देती हूँ मेंस्ट्रुअल कप का, वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे देखते हैं? कप को देख सकते हैं? यस मैम। ओके, ये कप होता है, ठीक है। ये कप के नीचे में ऐसी एक स्टेम होती है और इस तरीके से ये स्मॉल साइज कप है, ठीक है। ये कप को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये सी टाइप फोल्ड है, ऐसे करके ऐसे करो तो ये सी टाइप फोल्ड है, ऐसे करके इस तरीके से करो तो ये 7 टाइप फोल्ड है, और इस तरीके से अगर नीचे की तरफ ऐसे पंच करो और इस तरीके से करो तो ये पंच डाउन फोल्ड हो,
ये अलग अलग तरीके की फोल्ड्स होती है कप को लेकर, ठीक है। तो ये कप को जो मैं कप यूज करती हूँ मेरी माहवारी के दौरान, तो मेरे लिए जो मैंने फिगर आउट किया है, मेरे लिए जो वर्कआउट किया है वो है पंच डाउन फोल्ड। अब आपको अगर आप कप यूज करना चाहते हो तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी के साथ और कप के साथ एक्सपेरिमेंट करना कि कौन सी फोल्ड आपके लिए आपको इंसर्ट करते वक्त दर्द ना हो, आपको इंसर्ट करते वक्त ज्यादा दिक्कत ना हो, ऐसे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कौन सी फोल्ड आपके लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है वजाइनल होल, ठीक है, ये वजाइना है, ठीक है, समझ आ रहा है। वजाइना मतलब ये है योनि। इसके अंदर आपको इस तरीके से पूरी तरह अंदर की तरफ इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है मेंस्ट्रुअल कप कहाँ है, दिख रहा है आपको? यहाँ बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से अंदर जाना चाहिए। अगर बाहर की तरफ हो तो शायद आपको चलने में बैठने में दिक्कत हो, इसीलिए इसको अंदर की तरफ, एटलीस्ट इतना अंदर की तरफ आप इसे पुश करें। अंदर की तरफ पुश करने के बाद ये पूरी तरीके से इस तरीके से खुल जाएगा और अंदर में सील हो जाएगा, पैक कर देगा। ये सील होने के बाद में बाहर की तरफ कोई खून बहाव या फिर कुछ भी ना आए, इसीलिए ये सील कर देता है। 12 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हो। 12 घंटे के बाद आपको जब ये रिमूव करना हो, आपको ये निकालना हो, तो आप इस तरीके से इसके सर्च आउट करेंगे कि कहाँ पर है। इसका स्टेम आपको लगेगा, स्टेम आपको इस तरीके से खींचना है। खींचने के बाद में ये जो साइज होगा, ये जो साइड होगा, इसको इस तरीके से पंच करना है। पिंच मतलब कि ऐसी चिमटी, ये चूंटी जैसे काटते हैं, तो जैसे ऐसे पिंच में आपको पकड़ना है और बाहर की तरफ खींचना है। बहुत ज्यादा आप पिंच ना करें क्योंकि इसमें खून भरा रहेगा, तो शायद हो सकता है ये खून बाहर की तरफ निकल भी जाए, इसीलिए आपको ऐसे सिर्फ पिंच करना है ताकि ये अंदर वाला जो सक्शन है वो ब्रेक हो जाए इस तरीके से, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर जब आप बाहर निकाल रहे हो तो ये ऊपर की तरफ हो, क्योंकि इसमें खून रहेगा। इसको आपको वॉश करना है। इसको आप गर्म पानी से वॉश कर सकते हो। गर्म पानी से वॉश करने के बाद में आपको इसको ठंडा होने देना है और तभी आप जाकर इसे यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप यूज किया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। ये अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है, इसीलिए ये पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि इस पर कोई भी कीटाणु ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गर्म पानी से, अगर इसे उबलते हुए पानी से अगर वॉश कर रहे हो, मेंस्ट्रुअल कप से अगर मेंस्ट्रुअल कप वॉश भी आते हैं, उससे अगर आप वॉश कर रहे हो तो ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा और आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। एक कप आप 5 साल तक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मैं आपको और बता रही हूँ, ओके। तो ये हुआ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। इसको आपको इंसर्ट करते वक्त एक तो नीचे बैठकर आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर पैर की पोजीशन इस तरीके से करके आप उसे इंसर्ट कर सकते हो अंदर की तरफ। हैंड वॉश करना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मेंस्ट्रुअल कप को हाथ लगाने से पहले, इंसर्ट करने से पहले आपको अपने हाथ अच्छी तरीके से वॉश करना है। अंदर मेंस्ट्रुअल कप अंदर करने से, मतलब जब आप इंसर्ट करते हो, इंसर्ट करने से पहले भी आपको यूज करना हैंड वॉश करना बहुत जरूरी होता है। जब आप रिमूव कर रहे हो, रिमूव करते वक्त भी आपको हैंड वॉश करना जरूरी होता है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। कप यूज करते वक्त आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, पूरी तरीके से कटे, ताकि अंदर की तरफ नाखून के स्क्रैचेस ना आ जाए। मेंस्ट्रुअल डिस्क भी मेंस्ट्रुअल कप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे मेंस्ट्रुअल डिस्क को नीचे की तरफ टेल नहीं होता है, स्टेम नहीं होता, ताकि वो नीचे खींच सके, इसीलिए इसका ज्यादा इफेक्टिव यूज नहीं हो पाया। तो इसीलिए, लेकिन ये भी एक प्रोडक्ट है आपके जानकारी, आपके नॉलेज के लिए। इसके साथ में पीरियड पैंटीज भी होती है, नॉर्मल पैंटीज की तरह आप उसे पहन सकते हो, तो पीरियड पैंटीज भी अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी महिलाएं उसे प्रेफर करते हैं कि पैड्स ही यूज करें, तो आप भी पैड्स अगर यूज करना चाहो तो पैड्स यूज करें। बाकी जो घरेलू कपड़े होते हैं और या फिर जो
बहुत सारी महिलाएं होते हैं जो ग्रास यूज करती है, हे यूज करती है, या फिर सैंड भी, मट्टी भी यूज करती है। वो बहुत बुरी आदत है, बुरी तरीके से बुरे इसीलिए ताकि क्योंकि उसके वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके, तो पीरियड्स के दौरान जैसे मैंने बताया क्रैम्स होना, दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो दर्द आपके डेली के रूटीन में आप जो करते हो वो आपको नहीं करने दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स करते हो तो स्पोर्ट्स करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है। एक्सटेंसिव वर्कआउट ना करें। आप अगर कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप बैठ कर कोई काम कर रहे हो, और अगर आप बैठ कर भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो पेन नॉर्मली ये हो सकता, वो पेन एबनॉर्मल हो सकता है। जो पेन, जैसे मैंने कहा मेडिसिन होती है, मेडिसिन हमेशा लेना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको डॉक्टर प्रेफर करते हैं तभी आप मेडिसिन लो। क्रैम्प्स में अगर मतलब दर्द, आपका जो दर्द होता है वो 2 या 3 दिन से ज्यादा अगर दर्द हो रहा हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। ठीक है। खान पान किस तरीके से रखें? हमारा खान पान ऐसा हो कि जो हमें हमारे शरीर को पोषण दे। ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसाले वाले पदार्थ खा रहे हो, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा रहे हो, तो ऐसा ना खाएं। आप हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट के जो घर में बनता है वही खाएं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको कभी बाहर का खाने का मन करे तो खाए, पर वो जिसमें ज़्यादा सॉल्ट और ज़्यादा ये हो, कोक, कार्बन ड्रिंक्स और जो भी होते हैं वो ना पिए, वो ना खाए जिसमें ज्यादा सॉल्ट हो। माहवारी के दौरान ये सारी चीजें आप अवॉइड करनी होगी। यहाँ पे जो लिस्ट आउटेड है ये सारी चीजें अवॉइड करें, क्योंकि आपको दर्द ना हो, आपका पेन बढ़ ना जाए। ये चीजें आप खा सकते हो, जैसे कि नट्स खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, या फिर फ्रूट्स खा सकते हो। जो आपके घर में आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो आप खाएं। मिथ्स एंड टैबूज, जैसे बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि जिस वक्त महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उस वक्त महिलाओं को अलग घर में या फिर अलग साइड में बिठाया जाता है, उन्हें पूजा में एंटर नहीं करने दिया जाता। अचार पापड़ को हाथ ना लगाएं, ये सब चीजें होती है, लेकिन सारी की सारे तब जब बनाई गई थी तब शायद वो रिलेवेंट होगी। आज जब हमारे पास सारे एक्सेसिबिलिटी है, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है और हम लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थॉट्स के हैं, तो ये सारी चीजें जितनी रिलेवेंट है उतनी हम लोग माने। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इररिलेवेंट है जो हम लोगों को नहीं माननी चाहिए, कुछ चीजें उसमें रिलेवेंसी भी होती है जो हमें मान भी लेनी चाहिए, लेकिन सारी की सारी चीजें हमारे आज के लाइफ स्टाइल्स में वो सेटअप नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम लोगों को वो चेंज, वो बदलाव जो लाना है हमको खुद से लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माहवारी के दौरान बहुत से लोग कहते हैं कि वो महिला इम्प्योर हो जाती है। महिला इम्प्योर नहीं होती, क्योंकि माहवारी भी इम्प्योर नहीं होता, वो सारी नॉर्मल होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो होना ज़रूरी होता है। ताकि हमारा सबका जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे मम्मा को, हमारे मम्मी को जब मेंस्ट्रुएशंस आए तभी हमारा जन्म हुआ, राइट? वो प्रोसेस की वजह से हमारा जन्म हुआ, तो वो जिस वजह से हमारा जन्म हुआ वो इम्प्योर कैसे हो सकता है, बताइए? तो यही सारी चीज़ें हमें चेंज करना होगा और यही सारी चीज़ें हमें बदल कर कुछ नया शुरुआत करना है, बदलाव का शुरुआत हमसे करना होगा। ठीक है। ओके, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि आप जो भी पैड्स या फिर जो भी यूज़ करते हो उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना भी ज़रूरी होता है। पैड्स जो शायद टेलीमेडिसिन सेंटर पे कुछ और डिस्कशन चल रहा होगा, तो क्या हम इसके मतलब पहले आप डिस्कशन कर ले फिर हम लोग बात करें? यस सांची, बोलिए। जी, शायद वहाँ पर कुछ और चल रहा है, तो क्या आप वहाँ पर पूरा कंप्लीट कर ले, देन हम लोग करें? Yeah, 2 minutes only. We are providing them pad. जी ठीक है, तो हम लोग ये सेशन होने के बाद में 5 मिनट का टाइम लेकर फिर पैड्स दे दें उन्हें। या जस्ट या फिर अभी आपको देना है?
ओके ठीक है. Only 2 minutes, because some of them will go to join their coaching. Okay, Yeah. no worries. Yeah. Yeah, you can continue. It's over. ओके ठीक है. तो आप सबका ध्यान यहाँ हो तब हम लोग बात कर पाएंगे, या फिर शायद मुझे भी डिस्टर्बेंस हो और हम लोग अच्छी तरीके से बात ना कर पाए. ठीक है. तो जब भी सैनिटरी पैड्स अगर आप यूज कर रहे हो जो डिस्पोजेबल होते हैं, उसको अगर डिस्पोज करना हो तो अच्छी तरीके से डिस्पोज करें, उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करें ताकि वो एनवायरमेंट में हार्म ना करे. जैसे आप कोई कुछ पैड्स को जला सकते हो तो जला दीजिए, ताकि जो भी प्लास्टिक कंटेंट अगर उसमें रहा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो एनवायरमेंट में हार्म ना करे, वो हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे. तो इसीलिए आपके पास 3 चीजें ऐसी होती है जो आप यूज कर सकते हो. एक तो बायोडिग्रेडेबल, जो एनवायरमेंट में घुल मिल जाए, ऐसे बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हो. जो आपको अभी दिया गया है वो रहोसिव का पैड्स है जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैग्स होती है. ठीक है. वो बायोडिग्रेडेबल बैग को आप जब भी पैड्स यूज करने के बाद में उसको फोल्ड करके बायोडिग्रेडेबल बैग में सील पैक करके आप उसे थ्रो अप कर सकते हो, आप उसे फेंक सकते हो, ताकि वो एनवायरमेंट में जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, जितने जल्दी हो सके वो कंपोस्ट हो जाए. तो इसीलिए आप ये बैग्स यूज कर सकते हो अपने कोई भी पैड्स को रैप करने में, पैड्स को थ्रो अप करने में आप बैग को यूज कर सकते हो. वो पैकेट के अंदर ही बैग होगा. ठीक है. सेकेंड मेथड, आप उसे जला सकते हो. थर्ड मेथड, आप जमीन में गाड़ सकते हो. यूज पैड्स जो होते हैं वो जमीन में गाड़ सकते हो अगर आपके पास बायोडिग्रेडेबल बैग और ये सब नहीं हो तो. सो ओके, जो जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि हम लोग अपने पीरियड्स ट्रैक कर सकते हैं. पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए हर किसी को ये करना चाहिए. हमारे पीरियड्स कितने दिन के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. हर एक महीने में हम लोगों को पहला दिन 3 से 4 महीने में ये करना है. पहला दिन माहवारी का जो भी हमारे मासिक चक्र का पहला दिन जो होगा वो मार्क करना है. जिस दिन खून का बहाव आपको शुरू होता है वो दिन मार्क करके रखना है कैलेंडर पर. 3 से 4 मंथ तक ये करना है. 3 से 4 मंथ के बीच में आप जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये चेकआउट करना होगा कि उसमें डिफरेंस कितना है. ठीक है. वो डिफरेंस जितना भी होगा आपको वो कैलकुलेट करके, फॉर एग्जांपल 32 डेज आ रहा है, या फिर 33 डेज ऐसा अगर आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल. लेकिन अगर माहवारी के दौरान ये सब ट्रैकिंग के दौरान अगर आप देख रहे हो कि 25 दिन, फिर 35 दिन, फिर 40 दिन, फिर 25 दिन ऐसा अगर गैप आ रहा हो तो वो गैप एबनॉर्मल हो सकता है. आपको इस सब चीज के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है. और आपके स्वास्थ्य में शायद हो सकता है आपके स्वास्थ्य में भी कहीं पर बिगाड़ आया हो, या फिर आपके साइकिल एबनॉर्मल हो गई हो, तो वो आप ट्रैक करके आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हो इस चीज के लिए. ठीक है. वो नॉर्मल पीरियड्स और एबनॉर्मल पीरियड्स का डिफरेंस होता है. और ये सारी चीजें आपको अगर ये फ्लक्चुएट होता है, जैसे मैंने कहा 25 दिन 35 दिन 25 दिन 35 दिन ऐसा अगर हो रहा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. आपको ये भी देखना होगा कि माहवारी के दौरान अगर आपको खून आ रहा है तो क्या वो खून रेड कलर में है, या फिर कोई चेंज आ रहा है कलर में, या फिर उसका स्मेल कुछ अलग सा आ रहा है, जो आपको बहुत गंदा सा कुछ स्मेल आ रहा हो आपके ब्लड में, तो वो भी शायद इन्फेक्शन के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होगा ही, लेकिन आपको इस बारे में आप खुद का एग्जामिनेशन करते रहना पड़ेगा. आपको खुद के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी मतलब आपका आने वाला खून जो है उसका कलर चेंज हो रहा है क्या, या फिर उसका स्मेल अलग से आ रहा है क्या, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा. सो ओके, दिस इज इट. एंड मैं चाहूंगी कि टेलीमेडिसिन सेंटर आप अनम्यूट कर ले, और हम लोग जो अभी बताएंगे वो आपको रिपीट करना है मेरे पीछे, सबको साथ में. यस मैम. जी. तो सिर्फ टेलीमेडिसिन सेंटर ही अनम्यूट करे, बाकी सब लोग म्यूट पर ही रहे. ओके. सो टेलीमेडिसिन सेंटर के जितने भी लोग हैं, आप मेरे पीछे जो मैं बोल रही हूँ वो आप कह सकते हो.
ठीक है, आप मेरे पीछे बोलिए। माहवारी कोई अभिशाप नहीं, महामारी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान है। माहवारी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान है। मैं मेरे मासिक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी। मैं माहवारी पर चुप्पी नहीं बरतूंगी। मुझे शर्म नहीं, गर्व है। आवाज नहीं आया। मुझे शर्म नहीं, गर्व है। क्या कहा? फिर से एक बार कहना। ओके, डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप अभी, हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नो मैम, किसी को कुछ नहीं पूछना। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आप उसके आंसर्स दोगे? यस मैम, पूछिए। ओके, तो सबसे पहला, मासिक चक्र और माहवारी में फर्क होता है या नहीं होता है, या एक ही चीज होती है, अलग अलग चीज होती है? कैसे अलग होती है, क्या कोई बता पाएगा? जी, कोई बता पाएगा कैसे? कोई भी? आइए आगे, अब बात कीजिए। अभी तो आपको सब कुछ पता है, अभी तो बस आपको बताना है। बताइए कौन बता पाएगा, या फिर आप, एक तो ऐसा है आपको सब कुछ समझा, या फिर आपको कुछ नहीं समझा। ओके, मुझे किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ बताया था। ओके, अलग अलग होता है। ओके, मिस MR अलवर जी, आपने जैसे कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि माहवारी और मासिक चक्र दोनों अलग अलग होता है। क्या आप बता पाएंगे ये अलग अलग कैसे हो सकता है, कैसे होता है? मैम ये ऐसे होता है कि ये जो मासिक चक्र है वो तो कोई एक ही चीज रिपीट होती रहती है, मतलब वो साइकिलिंग करता रहता है। और माहवारी जो शरीर से का बहाव होता है। जी, बिल्कुल सही। और कोई बता पाएगा कि माहवारी के दौरान आने वाला खून अच्छा होता है या बुरा होता है, प्योर होता है, इम्प्योर होता है? अच्छा होता है। आप ही ने बताया है हमको। जी, वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग सब भूल ना जाओ। अच्छा होता है। जी, आप बताओ कि कैसे अच्छा होता है? जब वो निकल पड़ता है ना, बाहर निकलता है, बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठने के बाद वो बुरा होता है, तब तक वो अच्छा रहता है। बिल्कुल सही। ओके, ठीक है। तो माहवारी के दौरान हमें क्या हमें दूर बैठना चाहिए? क्या हम इम्प्योर होते हैं? नहीं, ये गलत है। ओके, तो चेंज अगर लाना हो, ये सारी चीजों में अगर चेंज लाना हो, तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अपने आप से, अपने घर से, अपने आप से। यस, बिल्कुल सही। हम खुद से शुरुआत कर सकते हैं।
अगर हम लोग हम से शुरुआत बोलेंगे तो शायद 2-4 लोग और हैं, मुझे मैं से शुरुआत करनी है, मुझसे शुरुआत करनी है, तो मैं शुरुआत करूंगी, ठीक है। हमसे, मुझसे शुरुआत होगी। तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मिलकर ये चेंज लाने में, ये बदलाव लाने में हमारी हेल्प करें। आप जो भी जहाँ पर भी, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी लोग आज हैं, सब लोग एटलीस्ट 2 लोगों को ये सारी जानकारी दे, ताकि ये जानकारी, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मैं अकेले 100 लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन आप इतने सारे लोग मिलकर, अगर हम लोग 100 लोगों को टारगेट करें तो शायद हम लोग जल्दी पहुंच पाए, राइट। तो इसीलिए हम लोग सब मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे। यस ओके, किसी को कुछ मैम थोड़ा पूछना सा है? मैं जी कहिए। हेलो, मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि देखो अभी जो है बदलाव तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मैं इब्तिदा संस्था में काम करता हूँ, मुझे 13 साल हो गए यहाँ, अलवर से बोल रहा था मैं जी। और अभी हमने मतलब सैनिटरी पैड 3 साल से हम गवर्नमेंट स्कूलों में जो आती हैं 6 मतलब ये यूपीएस स्कूल हैं जो 6 से 8 और 8 से जो 12 की स्कूल होती हैं, वहां पर ऐसे ही रखी रहती थी पहले और उनको बांटते नहीं थे गवर्नमेंट टीचर। लेकिन अभी हमारी संस्था ने ये जिम्मा लिया और करीब ज्यादा नहीं तो 10,000 सैनिटरी पैड हमने बंटवाई है बच्चियों को। बहुत सही, और बहुत सही। इस तरह की मतलब जो आपने आज हमको बताया है कि मैंने तो ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन हम एक विद्यालय में काम करते हैं जो बालिका विद्यालय इब्तिदा का ये हो, उसमें हमारे पास 200 बच्चियां वर्तमान में हैं। तो उनको हमने ये ट्रेनिंग भी बताया, मतलब वो इस तरह की बच्चियां हैं कि उस समाज में सैनिटरी पैड का यूज नहीं करती हैं बच्चियां, जो आपने बताया कि या तो माटी है, मिट्टी है, या जो घरेलू कपड़े होते हैं, उनको लेके हमने बहुत उनका बहिष्कार नहीं, एक तरह से उनको समझाया। और आज वो बच्चियां हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम से हमने, वो जूझ रही थी, उनको उससे निकाल दिया। और अब वहाँ जो सैनिटरी पैड आती है उनको हर महीने बांट दी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि सैनिटरी पैड्स अवेलेबल होते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहूँगी कि हर कोई यहाँ से जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर हैं, आज जुड़े हैं, हम लोग हर कोई एटलीस्ट 2 लोगों को हम लोग ये सारी जानकारी दें। वो हो सकता है कि हमारे घर में ही हो बहुत से। अच्छा, मुझे और एक बात आपको ऐड करने मैं चाहूंगी यहाँ पर कि बहुत सारी लड़कियों को ये नहीं पता, जब तक उनके माहवारी शुरू नहीं होती है, उन्हें माहवारी के बारे में पता ही नहीं होता। और जब पहली बार उन्हें माहवारी आती है, खून देखकर बहुत सी बच्चियां डर जाती है। तो ऐसा ना हो, बच्चियों को पहले माहवारी के बारे में बताना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि कभी ना कभी आपके साथ भी ये होगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं किसी आश्रम के साथ काम कर रही थी और बहुत सारे बच्चियां मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं। और वो बच्चियों में एक ऐसी बच्ची थी जिसको अभी अभी मेंस्ट्रुएशंस, उसके पीरियड स्टार्ट हुए और वो ज़्यादा बहुत डर गई थी। उसने खुद को एक रूम में बंद कर दिया था। बंद करने के बाद वहाँ से आश्रम से मुझे कॉल आया कि दीदी आप हमारे यहाँ अगर आ सकते हो तो क्या आप आ पाओगे? XYZ बच्ची ने खुद को रूम में बंद कर दिया, वो किसी से बात नहीं कर रही है, शायद वो आपसे बात करे। मैं वहाँ गई, वहाँ बात किया। उसने मेरे लिए डोर नॉक करने के बाद मेरे लिए उसने दरवाज़ा खोला। हम लोग मैं और वो बच्ची, हम लोग सिर्फ दोनों ही रूम में थे। तब उसने मुझे बताया कि दीदी शायद मुझे ना ब्लड कैंसर हो गया है। तो मैंने बोला बच्चा आपको ऐसे क्यों लगा? तो मैंने उनसे बात किया। शायद हमें ये बहुत कॉमिक सा लगता हो, अभी बहुत हंसी जैसी बात लगती हो, लेकिन जब हम लोग सोचे क्या वो बच्ची जितने टाइम तक वो अकेली थी, क्या उसे मुझे अगर ब्लड कैंसर होता है, मेरे दिमाग में वही ख्याल चलता हो कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया तो मेरे दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा, राइट? मेरी मेंटल स्टेबिलिटी कहीं नहीं रहेगी, मुझे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पहली बात तो कि मैं ये सोच रही कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। और वो छोटी सी बच्ची जिसको पहली बार माहवारी आ रही है, पहली बार मेंस्ट्रुएशंस आ रहे हैं, वो खुशी की बात है कि माहवारी आना शुरू हुआ है।
उसके बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये खुशी की बात है। और इंस्टेड ऑफ दिस उसे लग रहा है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज नहीं था, उसके पास जानकारी नहीं थी ये सब चीज़ों के बारे में कि हम लोग की माहवारी आना कितनी अच्छी बात होती है, या फिर माहवारी आ रही है तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। उनको ना पैड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ना और कुछ के बारे में, ना माहवारी के मेंस्ट्रुएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बहुत सारी लड़कियां गुजरती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं मुझे विद इन दिस 8-9 साल से। अगर मैं ये ट्रेनिंग दे रही हूँ तो 8-9 साल से मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आए कि जहाँ से बच्चियों को माहवारी के बारे में पहले बताना, उनको मेंटली स्टेबल करना ज़रूरी है। आज के दौर में बच्चियों को पहले बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चियाँ बाहर स्कूल जाती है, शायद हो कि बाहर जाने के बाद उनको स्टेन हो जाए और उनके पेरेंट्स उनके साथ ना रह पाए तब, तो शायद तो इसी वक्त उनको नॉलेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज देना बहुत ज़रूरी। अवेयर हो ये सब चीज़ों के बारे में तो शायद उनको तब वो दिक्कत ना आए। सो यस, दिस इज़ इट। एंड किसी को और कुछ कहना है, किसी को और कुछ थॉट्स हो, या फिर जो भी कुछ बात करनी हो, हम लोग बात कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना हो, कोई थॉट्स या फिर कुछ भी, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टेलीमेडिसिन सेंटर या जो भी यहाँ पर है सब लोगों को वीडियो ऑन करने का एक हम लोग बस लास्ट 5 मिनट्स हम लोग वीडियो ऑन करेंगे और एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, चलेगा? और सब लोग अगर घर पे भी है तो उठकर बैठिए। ओके, सो ओके, मैं आई कैन सी टेलीमेडिसिन सेंटर। क्या आप सब लोग इस तरीके से अपना हाथ लंबा करेंगे? ऐसे सबने ऐसे किया? नहीं किया? नहीं किया? किया? नहीं किया? मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ। ऐसे हाथ लंबा कर लीजिए अपना। कर लीजिए। टेलीमेडिसिन सेंटर से आई कैन सी एनीबॉडी। DS, can you please, DS team, can you please volunteer there? Yes, इस तरीके से थोड़ा ऊपर, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, आपका कैमरा नहीं, सिर्फ आपका हाथ ऊपर कर लीजिए, ऐसे पीछे, ऐसे ऊपर कर लीजिए, पीछे पीछे, यस पीछे पीछे पीछे, यस पीछे। और खुद को एक बार अच्छी से शाबाशी दे दीजिए, ऐसे जो शाबाशी देती है ना, खुद को शाबाशी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सुना, बहुत अच्छी तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया और थैंक यू। आप सब लोग हमसे जुड़े हैं आज। मैं चाहूँगी कि ये सारी जो नॉलेज है वो बहुत से लोगों तक पहुँचे और आपके दौरान पहुँचे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए सब लोग।